यूजीसी नेट के हिस्ट्री सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है मुगल प्रशासन। मुगल प्रशासनिक मॉडल का संस्थापक कौन था? तो अकबर था। मुगल प्रशासन को किस प्रकार का प्रशासन कहा गया? तो सैनिक प्रशासन। किस मुगल सम्राट ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी? तो अकबर ने। किस ग्रंथ में मुगल कालीन राजत्व का स्पष्ट वर्णन है? तो आईन अकबरी में। अबुल फजल के अनुसार बादशाह किसका प्रतिनिधि होता है? तो ईश्वर का। अकबर ने किस वर्ष महजर की घोषणा कर बादशाह को इस्लामी कानून का अंतिम निर्णायक घोषित किया? तो 1579 ईस्वी में। किसने कहा था कि बादशाही से बढ़कर कोई बंधन नहीं, यहाँ तक कि बादशाह की भाषा भी भाषाओं की बादशाह होती है? तो बाबर ने। किस इतिहासकार ने मुगल प्रशासन को तुर्क मंगोल सिद्धांत कहा? तो आरपी त्रिपाठी ने। मुगल प्रशासन को पेपर स्टेट क्यों कहा गया है? तो क्योंकि इसमें अत्यधिक कागजों का प्रयोग होता था। अकबर ने सर्वप्रथम किसे मुगल की राजभाषा बनाया? तो फारसी को। मुगलों की राजधानी शाहजहांबाद दिल्ली कब बनी? तो 1648 ईस्वी में। मुगलों की दक्षिण में राजधानी क्या थी? तो बुरहानपुर। मुगल काल में विजारत किसे कहा जाता था? तो मंत्री परिषद को। बाबर का वजीर कौन था? तो निजामुद्दीन खलीफा। अकबर के काल में वजीर को क्या कहा जाने लगा? तो वकील। बैरम खां के पतन के बाद अकबर ने वकील की शक्तियों को कम करने के लिए कौन सा नया पद सृजित किया? तो दीवान का। दीवान राजस्व व वित्त मामलों का प्रधान था। उसे क्या कहा जाता था? तो दीवान ए कुल। अकबर द्वारा नियुक्त प्रथम दीवान कौन था? तो मुजफ्फर खां। अकबर द्वारा नियुक्त अंतिम वकील कौन था? तो मिर्जा अजीज कोका। शाहजहां के काल में वकील के पद समाप्त होने के बाद दीवान को क्या कहा जाने लगा? तो वजीर आजम। मुगल काल की पहली और अंतिम महिला कौन थी जिसे संयुक्त प्रधानमंत्री यानी वजीर और वकील पद पर नियुक्त किया गया? तो महामंगा को। दीवाने खालसा का क्या कार्य था? तो खालसा भूमि की देखरेख। मुगल काल में सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था लेकिन वह सेनापति नहीं होता था? तो वो था मीर बख्शी। मीर बख्शी का एक प्रमुख कार्य क्या था? तो सैनिकों की भर्ती करना। मीर बख्शी द्वारा किस पत्र पर हस्ताक्षर के बाद सेना को वेतन मिलता था? तो सरखत पर। मीर ए समा का प्रमुख कार्य क्या था? तो घरेलू मामलों का प्रधान था। किस मुगल सम्राट के काल में मीर ए समा को खाने समा कहा जाने लगा? तो औरंगजेब के समय। धार्मिक मामलों का प्रमुख और बादशाह का सलाहकार कौन होता था? तो सद्र उस सुदूर। मुगल काल का प्रथम सद्र कौन था? तो शेख गदाई। किस मुगल सम्राट ने सद्र उस सुदूर अब्दुल नबी को भ्रष्टाचार के कारण पद से हटा दिया था? तो अकबर ने। न्याय विभाग का प्रमुख कौन था? तो काजी उल कुजात। मुहतसिबों की नियुक्ति किस मुगल सम्राट ने की थी? तो औरंगजेब ने। शाही तोपखाने का प्रधान कौन होता था? तो मीर आतिश। बादशाह के पास भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रभारी कौन होता था? तो मीर ए अर्ज। मुगल गुप्तचर प्रणाली से कौन संबंधित नहीं था? तो यसावल। प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो सूबा। अकबर ने 1580 ईस्वी में अपने साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा था? तो 12 सूबों में। बाद में 3 जुड़ गए थे तो 15 हो गए थे। अबुल फजल ने आईन अकबरी में कितने सूबों का वर्णन किया है? तो 12। औरंगजेब के काल में बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने के बाद सूबों की संख्या कितनी हो गई? तो देखो, वैसे तो इसका आंसर बुक में 20 दिया गया है, लेकिन कई सारे इतिहासकार हैं, मतलब बुक में ही ऐसा दिया गया है कि कई इतिहासकारों ने औरंगजेब के काल में सूबों की संख्या 21 मानी है। और नेट पर भी मैंने हर जगह चेक किया, हर जगह 21 ही दिया गया है, तो इसीलिए इसका जो है 21 ही मान के चलो। प्रांतीय प्रशासक को जनसाधारण की भाषा में क्या कहा जाता था? तो सूबेदार। किस सम्राट ने सूबों में दीवान का पद सृजित कर वित्तीय अधिकार दीवान को दे दिए? तो अकबर ने।
प्रांतीय दीवान किसके प्रति सीधे उत्तरदायी होता था? तो केंद्रीय शाही दीवान। जिले का प्रमुख प्रशासक कौन था? तो फौजदार। परगने में शांति कायम रखना व राजस्व वसूली में आमिल की मदद करना किसका कार्य था? तो सिकदार का। अकबर ने 1 करोड़ दाम से अधिक राजस्व पाने वाले परगनों में नियुक्त आमिल को क्या कहा जाता था? तो करोड़ी। परगने का खजांची या कोषाध्यक्ष कौन होता था? तो कोतदार। शाहजहां के काल में परगना व सरकारों के बीच एक और क्या इकाई थी? तो चकला। गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो खुद मुकद्दम चौधरी, ये सभी। दौना शब्द का क्या अर्थ था? तो राजस्व की वसूली। मुसद्दी या शाह बंदर का क्या कार्य था? तो बंदरगाहों के प्रशासन की देखरेख। मुगल कालीन मुद्रा प्रणाली में तांबे के सिक्के के लिए कितनी टकसालें थी? तो 42। किस मुगल शासक के समय सबसे अधिक टकसालें थी? तो औरंगजेब के समय। बाबर ने काबुल में कौन सा चांदी का सिक्का चलाया था? तो शाहरुख। शेरशाह द्वारा चलाए गए चांदी के रुपए का वजन कितना था? तो 180 ग्राम। वैसे एग्जैक्ट 178 ग्राम था, लेकिन इसमें से 180 ग्राम अप्रोप्रिएट। अकबर ने 1577 ईस्वी में दिल्ली में शाही टकसाल का प्रधान किसे नियुक्त किया? तो ख्वाजा अब्दुल सम्मद को। अकबर द्वारा चलाए गए सोने के सबसे बड़े सिक्के का नाम क्या था? तो शंसब शहनशाह। मुगल काल में सबसे ज्यादा प्रचलित सिक्का कौन सा था? तो मुहर। अकबर द्वारा चलाया गया दाम नामक तांबे का सिक्का रुपए के किस भाग के बराबर था? तो 1/40वां भाग। किस मुगल शासक ने कुछ सिक्कों पर राम और सीता की मूर्ति अंकित कराई थी? तो अकबर ने। जहांगीर ने निसार नामक चांदी का सिक्का चलाया जो रुपए के किस भाग के बराबर होता था? तो 1/4 भाग। कौन सा मुगल शासक पहला था जिसने अपनी आकृति या तस्वीर के सिक्के चलाए? तो जहांगीर था वो। शाहजहां ने दाम और रुपए के बीच तांबे का कौन सा नया सिक्का चलाया? तो आना। मुगल काल में तांबे का सबसे छोटा सिक्का क्या कहलाता था जो दाम के 25वें भाग के बराबर था? तो जीतल कहलाता था। अकबर ने किस पूर्व प्रचलित सिकंदरी गज के स्थान पर इलाही गज को चलाया? तो 1588 ईस्वी में। अकबर से पहले टोडरमल किसकी सेवा में था? तो शेरशाह सूरी की। जाप्ती प्रणाली के अंतर्गत कुल भूमि उत्पादन का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? तो 1/3 भाग। गुजरात विजय के बाद अकबर ने करोड़ी नामक अधिकारियों को क्यों नियुक्त किया? तो 1 करोड़ दाम का राजस्व इकट्ठा करने के लिए। अकबर द्वारा 1580 में लागू की गई आईन दहशाला व्यवस्था का निर्माण किसने किया था? तो टोडरमल ने। आईन दहशाला प्रणाली के अंतर्गत कर की अदायगी किस रूप में करनी पड़ती थी? तो नकद रूप में। मुगल काल में सर्वाधिक भू राजस्व किस शासक ने वसूल किया? तो औरंगजेब ने। मुगल काल में कौन सी भूमि 1 वर्ष बिना बोए खाली छोड़ी जाती थी ताकि वह अपनी उर्वरता वापस प्राप्त कर सके? तो परती भूमि। अकबर ने भूमि को मापने के लिए बांस की जरीब का प्रयोग किसके स्थान पर किया? तो रस्सी के स्थान पर। मुगल काल में भू राजस्व के आंकड़े और राशियां क्या कहलाती थी? तो तकसीमात। किस मुगल शासक के काल में भू राजस्व वसूल करने के लिए ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ? तो शाहजहां के काल में। किस अधिकारी को दक्कन का टोडरमल कहा जाता है? तो मुर्शीद कुली खां को। अकबर ने जजिया कर को पहली बार कब समाप्त किया? तो 1564 ईस्वी में। मुगल काल में युद्ध में लूट का हिस्सा क्या कहलाता था? तो खुम्स। नजर शब्द का क्या अर्थ था? तो बादशाह को दी जाने वाली नकद पेशकश। वह कौन सी भूमि थी जो मनसबदारों को उनके वेतन के बदले दी जाती थी और जिसे स्थानांतरित किया जा सकता था? तो वो थी जागीर। मुगल काल में वह भूमि जिसका राजस्व सीधे केंद्रीय खजाने में जाता था क्या कहलाती थी? तो खालसा भूमि। जहांगीर के समय खालसा भूमि का कितना खालसा कुल भूमि का प्रतिशत खालसा जो है खालसा भूमि का प्रतिशत कितना था, यानी कुल भूमि का कितना प्रतिशत खालसा भूमि था? तो 1/9 भाग। मुगल काल में कारीगरों को दिया जाने वाला अग्रिम भुगतान क्या कहलाता था? तो ददली। पुर्तगाली व्यापारी भारत में कौन सी फसलें लाए थे?
तो मक्का और तंबाकू। मुगल काल में खेती के विस्तार के लिए राज्य द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहा जाता था? तो तकावी ऋण। मुगल काल में खुद कास्ट किसान कौन थे? तो वे जो अपने गांव की भूमि पर खेती करते थे और स्थायी मालिक भी होते थे। मुगल काल में सूती वस्त्र उद्योग सबसे विकसित अवस्था में था और विदेशों में भारतीय सूती वस्त्र की बहुत मांग थी। भारतीय सूती कपड़े को क्या कहा जाता था? तो केलिको कहा जाता था। मुगल काल में रेशमी वस्त्रों को क्या कहा जाता था? तो पटोला। मुगल काल में कारखानों का वित्तीय उत्तरदायित्व किसे दिया जाता था? तो दीवान ए बयूतात को। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था में थोक व्यापारी क्या कहलाते थे? तो सेठ, बोरा व मोदी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपये हुंडी द्वारा भेजे जाते थे। ये हुंडी क्या थी? तो एक साख पत्र था। किस मुगल शासक के काल में हिंदू व्यापारियों से 5% और मुस्लिम व्यापारियों से 2.5% चुंगी ली जाती थी? तो औरंगजेब के समय। सूरत के किस व्यापारी को अपने समय का विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता था? तो वीरजी बोहरा को। मुगल काल में बक्काल किसे कहा जाता था? तो अनाज व्यापारी को। अनाज व्यापारी को। किस मुगल कालीन बंदरगाह को बाबुल ए मक्का कहा जाता था? तो सूरत को। बर्नियर मुगल कालीन शहरों को क्या संज्ञा देता है? तो शिविर नगर। मीरात ए अहमदी से ज्ञात होता है कि किस शासक ने कारीगरों पर लगने वाले विभिन्न करों को समाप्त कर दिया था? तो औरंगजेब ने। मुगल काल में भू राजस्व वर्ष में कितनी बार देय होता था? तो 2 बार। शेरशाह के समय प्रति बीघा उपज को क्या कहा जाता था? तो रे या फिर रई। मुगल काल में भूमि की पैमाइश पर होने वाला व्यय क्या कहलाता था? तो जबीताना। मुगलों ने कौन सी 3 धातुओं के सिक्के चलाए थे? तो सोना, चांदी व तांबा। अब चलो पार्ट 2 पर चलते हैं। मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता था? तो बादशाह। मुख्य काजी किसकी सहायता से न्याय करता था? तो मुफ्ती। किस मुगल बादशाह ने हिंदू मुकदमों का निर्णय करने के लिए हिंदू पंडितों को नियुक्त किया था? तो अकबर ने। जहांगीर ने किस हिंदू को हिंदू मुकदमों का निर्णय करने के लिए न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो श्रीकांत को। फतवा ए आलमगीरी नामक कानून की पुस्तक का संकलन किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। अकबर ने न्याय के लिए कौन सा दिन निश्चित किया था? तो बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। मुगल कालीन न्याय व्यवस्था में स्थानीय अदालतों में कौन से अधिकारी होते थे? तो काजी, मुफ्ती और मीर ए अदल। मीर ए अदल नामक अधिकारी पहली बार किस बादशाह के काल में नियुक्त हुआ था? तो अकबर के काल में। किस मुगल शासक ने कानून की पुस्तक जवाबित ए आलमगीरी का संकलन कराया था? तो औरंगजेब ने। किस बादशाह ने न्याय के लिए बुधवार का दिन निश्चित किया था? तो शाहजहां और औरंगजेब ने। मुगल सेना का गठन किस पद्धति पर आधारित था? तो दशमलव पद्धति पर। मुगल सेना के सैनिक अधिकारियों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पद कौन सा था? तो खान ए जमान। मुगल सेना में सशस्त्र परिचर या सैनिक क्या कहलाते थे? तो ताबिनान। मुगल सेना में कितने प्रकार के सैनिक होते थे? तो 4। किस प्रकार के सैनिक बादशाह के अंगरक्षक भी होते थे? तो अहदी सैनिक। दाखिली सैनिकों को वेतन कहाँ से मिलता था? तो मनसबदारों की ओर से। पैदल सेना में बंदूक व तलवार चलाने में निपुण सैनिक क्या कहलाते थे? तो अहशाम सैनिक। घुड़सवार सेना में किस प्रकार के सैनिकों को घोड़े और सारा सामान स्वयं व्यवस्थित करना पड़ता था? तो सिलेदार को। वह घुड़सवार जिसके पास 2 घोड़े होते थे वह क्या कहलाता था? तो दुअस्पा। युद्ध के समय मनसबदारों की सहायता के लिए भेजे जाने वाले घुड़सवार क्या कहलाते थे? तो कुमकी। किस मुगल बादशाह ने तसहीहा चेहरा प्रथा नामक घोड़े दागने की प्रथा शुरू की थी? तो अकबर ने। मुगल तोपखाने की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो बाबर ने। भारत में मुगलों ने सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किस किले को जीतने के लिए किया था? तो भेरा का किला। भारी तोपों को क्या कहा जाता था? तो जिंसी तोप।
हाथी की पीठ पर लाद कर ले जाए जाने वाले तोपखाने को क्या कहते थे? तो गजनाल। मुगल तोपखाने का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? तो मीर ए आतिश। अकबर ने हस्ती सेना हेतु कौन सा अलग विभाग संगठित किया था? तो पील खाना। किस मुगल बादशाह ने जंजीरा के सिद्दियों तथा मोपलाओं की मदद से शक्तिशाली नौसेना तैयार की? तो औरंगजेब ने। व्यापारिक जहाज पर नियुक्त वह व्यक्ति जो दिशाओं को पहचानता था वह क्या कहलाता था? तो मौल्लिम। मनसबदारी व्यवस्था। मनसब शब्द का अरबी अर्थ में मनसब शब्द का अरबी भाषा में क्या अर्थ है? तो पद या श्रेणी। मनसबदारी व्यवस्था का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो खलीफा अब्बास सईद ने। मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने अपने शासन के किस वर्ष में शुरू की थी? तो 1575 ईस्वी में। किस शासक ने मनसबदारी प्रणाली में दूअस्पा व सिंगस्पा प्रथा चलाई थी? तो औरंगजेब ने। अकबर ने समस्त राजपत्रित अधिकारियों को कितनी श्रेणियों में बांटा था? तो 66। सबसे छोटा मनसब कितने का होता था? तो 10 का। किस मुगल बादशाह ने दारा शिकोह को 60,000 जाट एवं 40,000 सवार का मनसब दिया था? तो शाहजहां ने। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात क्या सूचित करता था? तो मनसबदार का पद। और सवार पद से क्या अंतर स्पष्ट होता है? तो सवार मतलब होता है सैनिक व नागरिक मनसबदार के बीच। किस मुगल शासक ने मनसबदार के सवार पद में मशरूत का एक नया पद जोड़ा था? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या में भारी वृद्धि होने से क्या संकट उत्पन्न हो गया था? तो जागीरदारी संकट। किस शासक के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या 33% हो गई थी? तो औरंगजेब के समय। औरंगजेब के हिंदू मनसबदारों में आधे से अधिक कौन थे? तो मराठे थे। अकबर ने दाग प्रथा को नया रूप दिया जिसके अनुसार घोड़ों पर कितने दाग लगाए जाने लगे? तो 2 दाग लगाए जाने लगे। हुमायूं ने अमीरों तथा राजकीय कर्मचारियों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 3 श्रेणियों में। हुमायूं द्वारा बनाई गई श्रेणियों में अहले दौलत के अंतर्गत किसे रखा गया था? तो राज परिवार के सदस्य तथा उच्च सैन्य अधिकारी को। किस मुगल बादशाह ने अपने शासन के 6ठे वर्ष शराब की बिक्री पर रोक लगा दी थी? तो शाहजहां ने। किस शासक ने जुआ खेलने पर रोक लगा दी थी? तो जहांगीर ने। अकबर के हरम में कितनी स्त्रियां थी? तो 5000। दारुल बक नामक मदरसे को पुनः प्रारंभ किसने कराया था? तो शाहजहां ने। कौन सा एकमात्र मुगल बादशाह था जो अपनी एक पत्नी के प्रति समर्पित था यद्यपि उसकी कई पत्नियां थी? तो औरंगजेब। पर्सी ब्राउन ने मुगल स्थापत्य शैली को क्या कहा है? तो भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल। मुगल स्थापत्य की मुख्य विशेषताओं में से एक पित्रा क्या है? तो दीवारों पर हीरे जवाहरात व अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी। मुगल स्थापत्य के संदर्भ में मेमार कौन होता था? तो मुख्य वास्तुशिल्पी। बाबर ने आगरा में ज्यामितीय विधि पर आधारित एक बाग लगवाया था जिसे अब किस नाम से जाना जाता है? तो आराम बाग। हुमायूं द्वारा दिल्ली में निर्मित दीन पनाह नामक नगर को आजकल किस नाम से जाना जाता है? तो पुराना किला। कनिंघम ने किस मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर माना है? तो शेर शाह का मकबरा। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने। मुगल काल की कौन सी पहली इमारत है जिसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ? तो है हुमायूं का मकबरा। मुगल काल में दोहरे गुम्बद का प्रयोग सर्वप्रथम किस इमारत में हुआ था? तो हुमायूं के मकबरे में। किस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है? तो हुमायूं का मकबरा। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति में कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो हुमायूं के मकबरे से। आगरा के लाल किले में निर्मित जहांगीर का महल किस महल की नकल है? तो मान मंदिर ग्वालियर की। फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार कौन था? तो बहाउद्दीन। फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस महल को पर्सी ब्राउन ने मुगल स्थापत्य कला का रत्न कहा? तो तुर्की सुल्ताना का महल।
फतेहपुर सीकरी में निर्मित कौन सी इमारत पिरामिड के आकार की? तो पंचमहल। किस इमारत को फर्ग्यूसन ने पत्थर में रूमानी कथा कहा? तो आगरा के नहीं, फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद थी। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर द्वारा किस इमारत का निर्माण करवाया गया था? तो बुलंद दरवाजा का। जहांगीर के शासनकाल की पहली इमारत कौन सी थी? तो अकबर का मकबरा। मुगल काल का पहला पूर्ण संगमरमर से बना मकबरा कौन सा है? तो एतमादुद्दौला का मकबरा। किस मकबरे पर लिखा है कि यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन अल्लाह को धन्यवाद देता, कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता? तो अनारकली के मकबरे के ऊपर लिखा है, और ये जहांगीर ने लिखवाया, मतलब सलीम। शाहजहां के शासनकाल को भारतीय वास्तुकला का स्वर्ण युग किसने कहा है? तो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने। आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो 1631 ईस्वी में। किसने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा? तो हैवेल ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस शिल्पीकार की देखरेख में हुआ था? तो हमीद अहमद के। वैसे मैंने नेट पे देखा है कहीं कहीं उस्ताद अहमद लाहौरी भी बताया गया है, इसलिए इसको एक बार कंफर्म कर लेना। किस इमारत के बारे में लिखा है कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है और यही है? तो दीवाने खास दिल्ली के बारे में। किस शासक के काल में मुगल स्थापत्य कला पतन की ओर अग्रसर हो गई? तो औरंगजेब के काल में। किस मकबरे को ताजमहल का घटिया नकल कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा। बीबी के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो अताउल्ला खां। वी ए स्मिथ के अनुसार बाग एवं उद्यान मुगलों की भारतीयों को प्रमुख देन है, यह कथन किस संदर्भ में है? तो स्थापत्य कला के संदर्भ में। किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो बिहजादपुर। मुगल चित्रकला की शुरुआत किस शासक के काल से होती है? तो हुमायूं से। किस चित्रकार को शीरी कलम की उपाधि मिली थी? तो अब्दुस सम्मद को। हमजनामा किस शासक के मस्तिष्क की उपज बताया गया? तो शुरुआत किया था हुमायूं ने और कंप्लीट करवाया अकबर ने। मुगल चित्रकला का सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण चित्र संग्रह कौन सा है? तो हमजानामा। अकबर के शासनकाल में तैयार की गई रज्मनामा नामक पांडुलिपि में किस चित्रकार द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं? तो दसवंत के। किस चित्रकार को अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार माना जाता है? तो बसावन को। मुगलों की किस कला में कलाकारी का नाम या हस्ताक्षर अंकित करना शुरू हुआ? तो चित्रकला में। मुगल चित्रकला अपने चरम पर किस शासक के काल में पहुंची? तो जहांगीर के काल में। जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना किसके नेतृत्व में की थी? तो आका रिजा के काल में। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को कौन सी उपाधि दी थी? तो नादिर उल असर की। उस्ताद मंसूर किस विषय के विशेषज्ञ थे? तो पक्षियों व फूलों के चित्र थे। बिशन दास किस प्रकार के चित्र बनाने में विशेषज्ञ थे? तो छवि चित्र मानव आकृति की। जहांगीर के काल में यूरोपीय चित्रकला तकनीक से किस चीज का प्रयोग शुरू हुआ? तो प्रकाश और छाया, नए रूपकों और तैल चित्र की तकनीक, उपयुक्त सभी। किस शासक के काल में रूप चित्रों में सर्वाधिक प्रभामंडल का प्रयोग हुआ? तो शाहजहां के काल में। औरंगजेब ने चित्रकला को किस आधार पर बंद करवा दिया था? तो इसे गैर इस्लामी मानकर। मनुची के अनुसार औरंगजेब की आज्ञा से किस मकबरे के चित्रों को चूने से पोत दिया गया था? तो अकबर के मकबरे को। किस शासक ने चित्रकला को फिर से संरक्षण दिया? तो फर्रुखसियर ने। मुगल शैली की चित्रकला की प्रकृति कैसी है? तो धर्मनिरपेक्ष और अभिजात वर्गीय। किस चित्रकार को जदी कलम की उपाधि मिली थी? तो मुल्ला मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। चलिए हो गया, पार्ट 3 देखते हैं, बस लास्ट 50 क्वेश्चन और हैं। अबुल फजल ने अकबर के दरबार में कितने गायकों का उल्लेख किया है? तो 36 गायकों को। अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो कंठाभरण वाणी विलास। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। तानसेन किस वाद्य यंत्र का आविष्कारक था? तो रुद्र वीणा का।
तानसेन के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो मोहम्मद गौस। अकबर के दरबार में तानसेन के अलावा कौन सा संगीतकार प्रसिद्ध था? तो बाज बहादुर। जहांगीर ने किस गजल गायक को आनंद खां की उपाधि दी थी? तो शौकी को। शाहजहां के काल में दीवाने खास में क्या होता था? तो वाद्य वादन और संगीत। शाहजहां ने किस संगीतकार को गुण समुद्र की उपाधि प्रदान की? तो लाल खां को। औरंगजेब ने किस वर्ष संगीत पर पाबंदी लगा दी थी? तो 1695 ईस्वी। औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में कुशल था? तो वीणा। फकीरुल्लाह ने किस प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ का फारसी अनुवाद राग दर्पण नाम से किया? तो मान कुतूहल। मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास किस बादशाह के समय हुआ? तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय। आधुनिक सितार के आविष्कारक खुसरो खां किस मुगल बादशाह के दरबार में थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय। बहादुर शाह जफर ने किस गजल सम्राट को संरक्षण दिया था? तो मिर्जा गालिब को। मुगल काल में प्राथमिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो मकतब में। फारसी को राजभाषा किस मुगल सम्राट ने बनाया? तो अकबर ने। दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना किसने की? तो महामंगा ने। औरंगजेब की निर्वासित पुत्री जेबरुनिसा ने दिल्ली में कौन सा स्कूल खुलवाया? तो बैतुल उल उलूम। न्याय की शिक्षा के लिए कौन सा मदरसा प्रसिद्ध था? तो लखनऊ का फरहंगी महल मदरसा। साहित्य के क्षेत्र में प्रगति के कारण किस काल को दूसरा स्वर्ण काल माना जाता है? तो मुगल काल को। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक की रचना की? तो हुमायूंनामा। बाबर की सभी रचनाएं किस भाषा में थी? तो तुर्की भाषा में। हुमायूं का घरेलू नौकर जौहर आफ्ताबची ने किस पुस्तक की रचना की? तो तारीख हुमायूनी। अकबरनामा का तीसरा भाग क्या है? तो आईने अकबरी। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो हेनरी बेवरिज। अकबर ने दरबार में 59 श्रेष्ठ कवियों का उल्लेख किसने किया? तो अबुल फजल ने। अकबर ने महाभारत का अनुवाद किस नाम से कराया? तो रज़्मनामा। अकबर के समय का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन था? तो गिजाली। जहांगीर की आत्मकथा तुजु के जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई? तो फारसी में। जहांगीर का राजकवि कौन था? तो तालिब अमूली। तारीख फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिम की रचना किसने की? मोहम्मद कासिम हिंदू शाह ने। शाहजहां के समय का प्रथम सरकारी इतिहासकार कौन था? मोहम्मद अमीन कजवीनी। 12 सिखों ने किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया? उपनिषद का। औरंगजेब के काल में गुप्त रूप से इतिहास मुंतखब उल लुबाब में किसने लिखा? तो मोहम्मद हाशिम उर्फ खफी खान ने। औरंगजेब ने फतवा आलमगीरी का संकलन किसकी सहायता से कराया? तो अरब ग्रंथों से। औरंगजेब की पुत्री जेबरुनिसा ने किस पुस्तक की रचना की? तो दीवान मकफी। पद्मावत नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो अवधी। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण काल। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस भाषा में? तो अवधी में। अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि दी थी? तो कवि प्रिय की। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो सूरदास। जहांगीर के समय का श्रेष्ठ कवि कौन था? तो केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशवदास को। शाहजहां का काल हिंदी साहित्य का कौन सा काल था? तो रीति काल। शाहजहां के दरबारी कवि पंडित जगन्नाथ ने किस पुस्तक की रचना की? तो रस गंगाधर। कवित्त रत्नाकर की रचना किसने की? तो सेनापति ने। अकबर के समय फारसी प्रकाश नामक प्रथम संस्कृत फारसी शब्दकोश किसने तैयार किया? तो पद्म शंकर ने। अथर्ववेद का अनुवाद किसने कराया या किसने किया? तो हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने। मजमूल बहरीन के लेखक कौन थे? तो दारा शिकोह। इस तरह से ये मुगल प्रशासन समाप्त हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।